तकनीक में थोड़ा एक, सा है। हाँ ये क्या कह कौन, रहे? ये दोनों के मतलब तरकीब वाले और तकनीक वालों में क्या अंतर है? तरकीब का मतलब होता है जुगाड़ लगाना। इट नीड नॉट नेसेसरली कि मेथड को यूज करेंगे कुछ वो होगा। तकनीक का मतलब है कि आई विल हैव ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए प्लस ए, 2ab है ना। ए, तो वो जो 2ab है वो टेक्निक है। और तरकीब का मतलब तरकीब उसको लगा ट्रिक हो लेंगे गई मतलब ना। तिकड़म, है ना। तरकीब तिकड़म तरकीब हाँ चालबाज करना, हाँ, ट्रिकी। तिकड़म तिकड़म बात। तो ये 3 T's। तो उसमें अब टीम कहाँ से आई? इस टीम, इस तीनों चीज में टीम कहाँ से आती है? तकदीर वाले के पास फॉलोअर्स रहेंगे, यसमैन रहेंगे। तरकीब वालों के पास तरकीब वाले जैसे ही लोग रहेंगे, है ना। पर तकनीक वालों के पास तकनीक वाले लोग रहेंगे हमेशा। इट्स अ रिजल्ट कि भाई अमित शाह के पास कुछ लॉयलिस्ट रहेंगे, बिकॉज ही विल क्रिएट मोर पीपल लाइक हिम हु आर वेरी, एंड इट्स नॉट अ फैन बॉय और एनीथिंग लाइक दैट। जैसे सेंथिल जो कांग्रेस के अंदर हैं, ही विल हैव पीपल हु आर लाइक हिम, क्योंकि वो टेक्निक से यहाँ तक पहुंचे हैं। अमित शाह टेक्निक से यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके पीछे जो तरकीब लगाई होगी उन्होंने, लेकिन वो भी है। तो दिस इज हाउ, व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ टीम, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ टीम, तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आपके सबसे प्रबल टी कौन सा है, सबसे डोमिनेंट टी कौन सा है आपके पॉलिटिक्स के अंदर। यू विल हैव पीपल लाइक दैट ओनली इन योर टीम। तो इसलिए जो चैलेंजेस आपके आएंगे, डिफाइन योर पॉलिटिक्स कि भाई कहाँ पे फॉल कर रही है मेरी। एंड देन मैंने ये देखा है आरएसएस में, खासकर मैंने देखा है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वहाँ के और जो मैंने एटलीस्ट दो भाजपा के चुनावों में काम किया, उसमें मैंने बहुत देखा है कि वेरी लेस पीपल आर डिपेंडेंट फिनेंशियली ऑन बीजेपी। बहुत कम लोग भाजपा पे फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं। भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं ऑफ कोर्स हैं। बट भाजपा पे डिपेंडेंट वो कोई टीचर होंगे, वो कोई दुकानदार होंगे, वो कोई इस तरीके के लोग होंगे। वो अपना आते हैं, सच में कार्यकर्ता की तरह आते हैं, कार्यकर्ता की तरह काम करके चले जाते हैं। But on the other hand, other political parties, I have seen a lot of people who are financially dependent on party, कि यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, वो देखा है। एक बीजेपी और एक बीएसपी और एक सीपीएम, जो लेफ्ट पार्टीज हैं उसके अंदर, उसमें बहुत कम लोग पार्टी पे डिपेंडेंट है फिनेंशियली, कि पार्टी हमको कुछ पैसा देगी तो हम काम करेंगे। मुश्किल है ना। आप देखोगे कि पार्टी को पैसा मिलता है इन लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से। लेफ्ट पार्टीज, दे फंड दिए पॉलिटिकल पार्टीज। बीएसपी, दे फंड बीएसपी, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये इंश्योर करें कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो नहीं है आपके लोगों, आपके ऊपर, ये चीज़ है। ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। हाँ, कि अब कौन से फेज में, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा देख लीजिएगा कि जब भी आप चुनाव लड़ने जाते हैं, आप लोगों को याद है कि वो 4 फेज कौन कौन से थे? व्हाट वर दोस फेजेस चुनाव लड़ने के? मैंने 4 फेज बताए थे आप लोगों को। हाँ ललिता, आ रहा है शायद, आ रहा है कुछ। वो 6 महीने पहले की प्रिपरेशन, 6 महीने हाँ, बाद की बिल्कुल प्रिपरेशन, बिल्कुल 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 3 दिन पहले का माहौल, वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला फेज था 6 महीने पहले चुनाव के, दूसरा फेज 6 महीने से नॉमिनेशन तक, तीसरा है नॉमिनेशन से 48 आवर्स बिफोर तक, और चौथा है 48 आवर्स से लेके काउंटिंग तक। तो इन सभी फेजेस में आपके पास कौन कौन सी टीम होनी चाहिए, वो लिख लीजिए आप। Nikhil has raised his hand for a while, Ankit. ओ सॉरी सॉरी, अकाउंट से वो चल रहा था, सॉरी। निखिल, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ अंकित भाई, ये पूछना था कि हाँ। समटाइम्स अगर जो अपने कोर मेंबर्स है, मतलब जस्ट एन मतलब पूछना था हम्म आपसे, हम्म अगर इफ दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन यू, isn't also it's a good thing also, because ऐसा मतलब ना, इकोनॉमिक रिलेशंस अगर आपके साथ एंटेंगल्ड हो जाते हैं उनके, तो वो जो बीच में डेजर्टेशन होता है या छोड़ के चले जाते हैं, सो एक एक प्रकार का, भले इट्स सिंथेटिक, बट एटलीस्ट दे आर देयर विथ यू ना, क्योंकि हम्म। हमारे फॉर्च्यून के साथ उनके भी फॉर्च्यून्स एग्जिस्टेंस जुड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर अंकित भाई आप थोड़ा एलेबोरेट कर पाओगे? हाँ, तो थैंक इसमें यू, मैं, थैंक यू विश्वनाथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो रिश्ता है, जो फाइनेंशियल रिश्ता है, जब फाइनेंशियल डिपेंडेंट होंगे मुझ पे ना, वो उनका डोमिनेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए मेरे साथ में, इतना तय है। लाइक इवन इफ दे अर्न फ्रॉम माय वेंचर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे
महाराष्ट्र की राजनीति में तो काफ़ी है ऐसा कि जो शुगर केन मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं, उस ग्रुप जो वो कोऑपरेटिव होगा उसके जो सचिव होंगे वो मेरी पार्टी के भी कार्यकर्ता होंगे और ठीक ठाक पोजीशन पे भी होंगे, है ना। लेकिन वो डोमिनेंट रिश्ता कौन सा है उनका? बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड, दैट्स वाई दे आर इन पार्टी, और दे आर इन द पार्टी, दैट्स वाई दे आर एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड है इसलिए पार्टी में है, या वो पार्टी में थे इसलिए एम्प्लॉयड है। अंतर इसलिए है कि ललिता मुझे मिली, ललिता और मैं बिल्कुल साथ में काम कर रहे हैं। ललिता के पास काम नहीं था तो मैंने ललिता को यहाँ कहा कि यार तुम यहाँ काम कर लो, तुम फाइनेंशियली सॉर्टेड रहोगी, अपन अब राजनीति करते हैं साथ में। इसमें अंतर है। और मेरे पास ललिता काम करती थी और उसको मैंने बोला कि तू चल मेरे साथ पॉलिटिक्स कर मेरे साथ में, ठीक है। तो डोमिनेंट रिश्ता क्या है मेरा ललिता का? इन फर्स्ट स्टेंस ललिता एंड आई मेट पॉलिटिकली फर्स्ट, एंड देन शी ज्वाइंड माई वेंचर। इन सेकंड केस शी ज्वाइंड माई वेंचर एंड देन ज्वाइंड मी, कि भाई चलो यार इसके यहाँ काम करते तो इसके राजनीति में शामिल होना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो जब डोमिनेंट रिश्ता मेरा उनके साथ पैसे का नहीं है ना, तो इट इज मोर लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि जैसे उसने मेरा वेंचर छोड़ा, है ना, तो महाराष्ट्र में तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने शुगर मिल्स हैं। अजीत दादा पवार के अपने शुगर मिल्स थे, और टोपे जी के अपने शुगर मिल्स हैं, और सबके अपने अपने शुगर मिल्स हैं। तो क्या पता वहां जाके काम करने लग जाएंगे तो वहां पे उनका वो चेंज हो जाएगा शायद, क्या पता, है ना। इसलिए डोमिनेंट रिश्ता पैसा नहीं होना चाहिए, तो शायद और लॉन्ग टर्म वो चलेगा। डोमिनेंट डोमिनेंट रिश्ता राजनीतिक विचारधारा का होना चाहिए, या फिर उस काम को लेके होना चाहिए। फिनेंशियल हो सकते डिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। और बहुत बड़े लोग हैं, बहुत नेता हैं इस देश के जिनके पास ऐसी पूरी टीम है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है उसके ऊपर, बट बिकॉज पहला रिश्ता काम का था, पॉलिटिकल विचारधारा का था। ओके। तो पहला फेज जो है उसमें 3 टीम्स आप ट्राई करें कि आपके पास हो। और जरूरी नहीं कि 3 टीम का मतलब 30 लोग, ऐसा जरूरी नहीं है। 5 पीपल कैन फॉर्म दीज 3 टीम्स, कि भाई कोर टीम होगी एक आपकी जिसमें 3-4 लोग शामिल होंगे। देन यू विल हैव अ बूथ टीम, बूथ लेवल की टीम बनेगी आपकी, जिसमें आप ट्राई करें कि हर बूथ पे आपके कुछ लोग पहुंच जाएं, बट नीड नॉट नेसेसरली कि वो पूरी जो बूथ कमेटी बनेगी वो बूथ टीम होगी आपकी, नहीं, इतना नहीं है। गिव सम 4-5 पीपल, बूथ का काम किया, बूथ के काम देखिए, आपने टीम बनाई है आप जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 लोगों की सोशल मीडिया टीम, सम पीपल कैन बी ऑफ पार्ट ऑफ कोर टीम ऑल्सो। ये 3 टीम आप 6 महीने पहले बना लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा है कोर टीम, बूथ टीम, सोशल मीडिया टीम, ये तो रहेगी ही। थर्ड पे आती है कम्युनिकेशन एंड मीडिया टीम, क्योंकि आप इस लेवल पे आपका एक छवि निर्माण होना स्टार्ट होगा, एक इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फोर्थ है ऑपरेशनल टीम, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कैंपेन के लिए हाथ पाँव मारना स्टार्ट कर देंगे, कुछ पैम्फलेट्स ये वो स्टार्ट कर दोगे आप बनाना। एक लॉयर, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना है, इसके लिए लॉयर की चाहिए आपको अपने टीम के अंदर। अकाउंटेंट, बिकॉज यू आर फाइलिंग ए नॉमिनेशन, तो अकाउंटेंट चाहिए आपको उसके लिए। और एक ऑफिस मैनेजर, बिकॉज यू आर फाइलिंग ए नॉमिनेशन, तो आपका एक ऑफिस बिल्ड होगा, तो उसके लिए आपको ऑफिस मैनेजर चाहिए। तो ये कुछ टीम है जो आपको नॉमिनेशन 6 महीने से लेकर नॉमिनेशन तक फाइनलाइज करने चाहिए आपको। अब लॉयर क्यों जरूरी है? होता क्या है ना कि जो इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन वाला जो काम है ना लॉ के अंदर, वो बहुत कम लोगों को आता है। इट्स एन एक्सपर्टीज अब इन इट सेल्फ। तो बहुत लॉयर्स आपको मिलेंगे नहीं, खासकर छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको लॉयर्स। तो एक ही लॉयर 3-4 कैंडिडेट्स का फॉर्म भरते हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि 3-4 फॉर्म, ये जो बी टीम सी टीम वाली बात आती है ना, बहुत आती है वहां से, कि देखो जो भाजपा का जिसने फॉर्म भरा है उसी लॉयर ने एमआईएम वाले का ही फॉर्म भरा है। देख लो ये किसकी कौन है, किसकी बी टीम है ये। बहुत होता है ऐसा। दैट्स वाई यू शुड हैव अ लॉयर ट्रेन्ड वेल इनफ, जो ऐसी चीज़ों को काउंटर कर सके, है ना, जो तैयार हो सके कि भाई नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिकॉज आपको नॉमिनेशन तो फाइल करना ही है, वो तो प्रोसेस है ही। जैसे यू नीड ए गुड अकाउंटेंट जिनको पता हो कि भाई कैसे जो आपको कागज मिला हुआ है सब कुछ लिख के देने के लिए खर्चा, दे शुड नो कि भाई क्या इसके अंदर आया, क्या इसके अंदर नहीं आया। हाउ टू ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट फॉर नॉमिनेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो ये कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई यू नीड अ गुड टीम फॉर दैट। थर्ड फेज, जो लास्ट बिल्कुल फाइट वाला फेज होगा, उसके अंदर कोर टीम चाहिए, कैंपेन टीम चाहिए, सोशल मीडिया टीम चाहिए, बूथ मैनेजमेंट टीम चाहिए, ऑपरेशनल टीम चाहिए, काउंटर इंटेलिजेंस टीम चाहिए आपको, और लॉयर, अकाउंटेंट और ऑफिस मैनेजर तो चाहिए ही, क्योंकि लॉयर तो भाई चुनाव लड़ रहे होंगे तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
बहुत केस होते हैं कि भाई यहाँ पे उल्लंघन हो गया, यहाँ पे उल्लंघन हो गया, यहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे वो कर दिया, दैट्स यू नीड अ लॉयर, एटलीस्ट पूल ऑफ लॉयर्स, नॉट वन। 4 से 5 लॉयर तो चाहिए ही आपको। बहुत एफआईआर दर्ज होते हैं उस टाइम पे, चुनाव लड़ते टाइम। तो और लास्ट है कि भाई उसमें भी कोर्ट टीम, सोशल मीडिया टीम एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशन टीम सबको चाहिए होगा, बूथ मैनेजमेंट टीम चाहिए, पोलिंग एजेंट्स, अकाउंटिंग एजेंट्स आपको लाने पड़ेंगे अपने, उसकी ट्रेनिंग होनी पड़ेगी, लॉयर, अकाउंटेंट और ऑफिस मैनेजर वापस भी आपको चाहिए होंगे, बिकॉज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 17C का अच्छे से। काउंटिंग एजेंट को 17C देना ही पड़ेगा अच्छे से सारे कुछ। ठीक है, तो ये कुछ टीम से जो आपको चाहिए होंगे। और भी लोग होंगे, इसके इसके अपने अपने काम होंगे, उसके ऊपर आप एलेबोरेट कर सकते हो, बाद में आप कहीं पूछ सकते हो मुझसे कि कैसे कैसे और हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो। तो अभी अलीनो, हम एक ब्रेकआउट रूम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप ब्रेकआउट रूम बना दो। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं ना, मतलब हम दोनों को हटा के 18 लोग। कैन यू फॉर्म 5 ब्रेकआउट रूम्स ऑफ 3 पीपल ईच? Yes, Ankit, just one check. हम्म, ये एडमिन कौन है? पता नहीं। एडमिन कौन है आप? वो हमारा कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा, मयंक आप ही हो क्या? वो मेरा एक्सटेंशन है ताकि मैं स्क्रीन बड़ी पे देख रहा हूँ और मेरा कैमरा उस पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ओके ओके। अरे मयंक भाई के जलवे हैं यार। ठीक है, बड़े मैं लोग अभी। हैं, बड़े तो बड़े अभी लोग। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग यहाँ पे हैं एटलीस्ट 18 लोग, तो आपको हम अभी एक ब्रेकआउट रूम में भेजेंगे। तो जब हम इन पर्सन होते हैं तो बड़ा इजी होता है ग्रुप बना के काम करवा लेना, ऑनलाइन बड़ा मुश्किल काम है ना। तो अभी हम आपको 3 3 के ग्रुप में भेजेंगे एक ब्रेकआउट तीन रूम तीन में। अच्छा। ब्रेकआउट रूम को, हाँ निखिल, अंकित भाई, नहीं ओके फाइन फाइन। हाँ तो उसमें भेजेंगे। आपको क्या करना होगा मैं बता दूंगा। तो आपको मैं एक केस स्टडी दूंगा, आई विल गिव यू केस स्टडी, और उस केस स्टडी को पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे तो मैं अभी दिखाई देता हूँ आप लोगों को, तब ब्रेकआउट रूम बन रहा है। 3 groups, right? 5 ग्रुप्स ऑफ 3 पीपल ईच, 5 ग्रुप्स ऑफ 3 से 4 लोग डाल देना एक ग्रुप। तो ये आपको ये काम करना है कि आपको उस क्या बोलते हैं, आपको उस केस स्टडी में से 2 कोर वैल्यूज निकालने हैं, एक क्लियर, एक लॉन्ग टर्म गोल जो होगा वो निकालना है, 2 to 3 की रोल्स जो दिखे आपको ग्राउंड के ऊपर वो निकालना है, और चौथा एक सिग्नेचर एक्टिविटी क्या थी उन लोगों की। ठीक है, एक ब्रेकआउट रूम बन जाए तो मैं सबको उनके ग्रुप के हिसाब से आई विल असाइन अ केस। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग एक एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अंकित इस स्लाइड के नीचे है, कमेंट्स में है, मतलब जो नीचे सेक्शन होता है ना वहाँ पे सभी 4 अब मैंने कुछ वो। चेंजेस किए थे दीपांशु एक्चुअली, अच्छा अच्छा तो ठीक। मैं उनको ना एक हाँ, काम करूंगा कि हम्म। अभी मैं रि, स्क्रीनशॉट आई भेजूंगा सारे थिंक ग्रुप में रिदा, नीचे। रिदा अकेला है, मैं उसको मूव कर देंगे हाँ उसको रूम आप इस नंबर पर 1 में। डाल दो। प्रवीण जी का भी नहीं हुआ अभी कोई ब्रेकआउट रूम, अभी एलोकेट नहीं हुआ प्रवीण जी कोई को। नहीं, मैं 4 भी केस दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है हम्म, ठीक है। मैं पहला केस कामराज वाला दे देता हूँ, ललिता को भेज देता हूँ मैं। कहाँ पे आप कर रही हो? हम्म, ओके।
रूम नंबर 3 में चार, 1 2 3 4 4 लोग हैं। ग्रुप नंबर 2 में मैं भेज देता हूँ मोहन और मयंक को। मयंक और मोहन को मैं भेज, लेकिन आप लोग भी किसी किसी ग्रुप में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मुझे ये एक बात पूछना था अंकित, हम्म। जो पोल होता है ना, हम्म। वो ऑलरेडी क्वेश्चंस एम्बेडेड होता है? हाँ, एक क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, तो ओ पोल आप, अच्छा। एक वाले पोल है, एक पोल है बना हुआ है वो। हम्म, विश्वनाथ, आप इन्फॉर्म कर दो कि मैंने उसमें भेज दिया ग्रुप में। ओके, मैं ज्वाइन करके बोल देती हूँ।
के साथियों, क्या हुआ ब्रेकआउट रूम के अंदर? डिस्कशन हुआ। ऐसे ऐसे सैड फेस बना के आप लोग वापस आए हो? पता नहीं ऐसा क्या हो गया ब्रेकआउट रूम्स के अंदर। यार सब स्माइल भी कर रहे हैं, अब तो मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। अरे आमिर, पहुंच भी गए बहुत तुम डिस्कशन हुआ। संभाजी नगर? औरंगाबाद। अच्छा। ट्रेन में तो संभाजी नगर कर रहा था। ठीक है। पार्टी ऑफिस आ गया लगता। इनका पार्टी ऑफिस संभाजी नगर में? सीपीआई का ऑफिस है औरंगाबाद के अंदर? हे अंकित भाई, है क्या? सही है, सही है। चलो, ओके। तो ग्रुप वन जिनके पास कामराज थे, कोई बताना चाहेंगे क्या आपने डिस्कस किया? अंकित, हम लोग, मैं और प्रवीण, डिस्कशन चल रहा था। मैंने अपने पॉइंट्स रखे थे सामने, फिर वो रख रहे थे ये, फिर मेरे ख्याल से फिर वो आप लोग हमको वापस यहाँ पे ला लिए। ओहो, तो कोई बात नहीं, प्रवीण से हम यहाँ सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कामराज जिनके पास था, किनके पास था कामराज? हमारे पास थे अंकित भाई। ओके ओके, बताइए क्या क्या था उसमें? ललिता। बोलना। पहले तो बता दो कामराज के बारे में किसको नहीं पता है यहाँ पे? के कामराज? ललिता को नहीं पता था, मुझे नहीं ग्रुप में पता है। पूछ रहे। मुझे भी नहीं पता मुझे था। भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता है। रोशन, तुम्हें कामराज नहीं पता? हाँ, सच में सर नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता वेरी है। बैड, वेरी बैड। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। वेरी बैड, बट ठीक है, चलता है। कांग्रेस की हालत के जिम्मेदार कांग्रेस ही तो है। बराबर है अंकित भाई। बराबर है, कांग्रेस के ये बात जिम्मेदार तो कांग्रेस की है। ललिता को नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई बताना चाहे कामराज के बारे में, कौन थे कामराज? के कामराज? अ, अंकित भाई। हाँ, निखिल। हाँ, अंकित भाई, के कामराज जो मैंने पढ़े हैं, ही वॉज अ ग्रास रूट वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड वेरी फेमस फॉर के कामराज प्लान। ऐसे पार्टी वर्कर जिन्होंने पॉलिटिकल पोस्ट का त्याग करके कि उन्होंने अधिष्ठान लिया था कि मैं पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए काम करूंगा. So he was the chief minister of the Tamil Nadu also, and he was respected across the party lines. And he is also known to be forming core party structure consisting of K. Kangaraj, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल के थे, एस के पाटिल महाराष्ट्र के थे, और एस निजलिंगप्पा कर्नाटका के थे. एंड दिस were also known as the old guard or the syndicate of the Congress, who ultimately turned against Indira Gandhi also later. तो बेसिकली के कामराज जो है वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर थे। नेहरू जब पीएम हुआ करते थे उस टाइम पे, और एक समय आया था जब कांग्रेस का संगठन थोड़ा कमजोर होना स्टार्ट हुआ था, बिकॉज जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे तो कांग्रेस वॉज द ओनली फोर्स, डोमिनेंट फोर्स इन द कंट्री। लेकिन धीरे धीरे जब कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, इन सब का जब थोड़ा वो हुआ, तो कांग्रेस का जो संगठन था थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हुआ, स्पेशली 55-56 के बाद। तो फिर के कामराज हुआ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एंड देन ही ब्रॉट अ न्यू प्लान जहां पे कहा गया कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पार्टी को मजबूत करने का, हम बड़े नेताओं को। तो उन्होंने फिर जो संगठन को कैसे मजबूत करना होता है इसके ऊपर काम किया। ठीक है, ओके। तो के कामराज, आई थिंक ऑल, at least not just the Congress people, at least everyone in the country who reads politics, who does politics, I think they should know about K. Kamraja for sure. ठीक है। तो बताइए क्या क्या था उस केस स्टडी के अंदर, क्या था? ललिता थे, निखिल थे, और कौन थे उस ग्रुप के अंदर? मैं था सर। गुरा थे, गुरा और रोशन, ओके। कैसी स्टडी पढ़ूं मैं? हाँ, नहीं बस बता दो जो क्वेश्चन थे उसका आंसर कर दो आप बस। दो तो वैल्यूज उनका क्या दिखे आपको? हाँ, एक रोशन। सिंप्लिसिटी था वैल्यू सर उनका, हम्म। और एक जस्टिस था। जस्टिस और सिंप्लिसिटी, ओके। और ठीक है, और क्या सत्ता का एक्टिविटी थी उनकी, विकेंद्रीकरण। की एक्टिविटी क्या थी उनकी?
की एक्टिविटी उनकी थी सर, उन्होंने जो, अच्छा, जो बुनियादी जरूरत थी लोगों की, उसके ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया, एजुकेशन के ऊपर। और जो थे ना अपना स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने पावर दे रखा था, सत्ता का विकेंद्रीकरण जैसा, हाँ। स्थानीय कार्यकर्ताओं को। तो जो की एक्टिविटी उनका रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे आखिर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान कैसे मिले, वो कैसे हाँ अ, पूरा पावर उनके हाथ में कैसे जाए, वो उनका एक की एक्टिविटी था। ओके। और लॉन्ग टर्म गोल क्या था उनका? सो आपने जैसे बोला अंकित भाई, संगठन को स्ट्रॉन्ग करना, मेकिंग पार्टी एज इंडिस्पेंसिबल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। मतलब पार्टी और लोगों की जिंदगी अलग नहीं होनी चाहिए, उसको पूरा। सो दैट्स व्हाई इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स उन्होंने यूज किया, सिंप्लिसिटी था, एक्शन काम था, सर्विस प्रोविजन था। पार्टी नॉट एज अ पार्टी बट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे आपने बताया। Sure. Yeah. तो जब भी हम आई यहाँ जितने भी नाम आए हैं सबको ही पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक वेन एवर यू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ टीम, डू रीड के कामराज प्लान। आप लोग कामराज प्लान जो है उसको जरूर पढ़िए, उसके बारे में क्या था, वो कैसे उन्होंने काम किया था। द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट लीडर। तो जो कांग्रेस एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर को जो अध्यक्ष अध्यक्ष थे उसके, उनको हिंदी नहीं आती थी और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। कामराज डिडंट नो हिंदी, डिडंट नो इंग्लिश। ठीक है, फिर भी वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सबसे बात करते थे जाके, पता क्या करते होंगे वो, बट ही वॉज सच अ पर्सन। तो ये है। ओके, संतोष और किसके पास उनका था? एक, और दादा उनका हाँ एक और ये था कि है ना, कि आप व्यक्तिगत छवि को इनहेंस ना करके पार्टी की छवि को इनहेंस करोगे आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये भी था बिल्कुल। हाँ, बीएल संतोष किनके पास था? हाँ, सोमलेश, और कौन थे आपके ग्रुप में? और मोहन मयंक, भाई और ये मैं, दोनों ये मोहन। भी। ओके। कौन है बीएल संतोष? किसको नहीं पता है बीएल संतोष के बारे में, पहले तो ये बता दीजिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। अच्छा, मयंक, शोएब, और कौन है? नहीं, अब तो जानते हैं, अब तो केस स्टडी है हमारी, हमने पढ़ा है उनके बारे में। जिसको नहीं पता था इसके अभी अभी से पहले नहीं पता था वो। नहीं पता था। जब भी आप सुने आईटी सेल, देश का पहला आईटी सेल बीएल संतोष लेके आए थे इस देश में। इंजीनियर्स पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बने, संतोष लेके आए थे। ओके, बताइए क्या था केस के अंदर? उनके दो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज जो थी, वो थी एक तो लॉयल्टी और एक बिलीफ इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन स्किल। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल। जो दूसरी चीज पूछी है, टीम गोल। हाँ गई, वन क्लियर टीम गोल। हम्म, पार्टी को उन जगहों पे मजबूत करना जहाँ पे वो कमजोर है, और उसको मतलब एक तरीके से जर्मिनेट करना उस जगहों पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग करके लोगों को, मतलब ऐसे लोग जो कभी फिर टूट नहीं पाए और फ्यूचर के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए पार्टी का। बिल्कुल। आगे का कोई और बोलो। उनके जो 2 to 3 की रोल है, जो हमें विजिबल होते हैं ग्राउंड पे, वो फर्स्ट है, वो उन्होंने वीक बूथ जो है वो मैप किया। ऑन द सेम लाइन उन्होंने पन्ना प्रमुख हर एक बूथ को असाइन किया। और थर्ड है वो इंटेंसिव ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग मॉडल पे भी ये पूरा ये किया कि कैडर बिल्डअप करना है तो ट्रेनिंग होना चाहिए। एंड फोर्थ, मोहन भाई बता दीजिएगा, पर्पज। ओके, वो सिग्नेचर एक्टिविटी जो है, जो वो वीकली और मंथली मीटिंग्स लेना, और स्पेसिफिक बूथ को आइडेंटिफाई करके भी मीटिंग लेना, और इधर वो मीटिंग बूथ में होगी
हर वीकली मीटिंग होगी बूथ में, वो रिपोर्ट देखेंगे। और मंथली मीटिंग रहेगी जो पूरा ओवरव्यू भी देखेगी, इंसाइट्स लेंगे, कुछ की पॉइंट है वो डिलीवर करेंगे, उस जिस पे काम करना है वो बता देंगे, गाइडलाइन देंगे। ऑल्सो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, हम्म। ये एक की एक्टिविटी है। और एक इनोवेशन भी, मतलब विजय संतोष ने इंजीनियर्स को कैसे लाया जाए, पॉलिटिकल सेटअप क्या था, उसका रास्ता खोला था। जो आज जितने भी प्रोफेशनल विंग्स बन रहे हैं देश के अंदर, टीडीपी को कहते हैं लोग कि टीडीपी ने प्रोफेशनल विंग का रास्ता खोला, बट इट वाज बी एल संतोष। 2006 में उनकी आईटी विंग स्टार्ट हुई थी, 2006 में भाजपा की, जब सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था उस टाइम पे, भाजपा की सोशल मीडिया टीम बन गई थी, आईटी विंग बन गई थी। तो एंड आप देख सकते हैं, थॉरो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन की भाजपा जैसी पार्टी में अगर किसी के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो इट मीन्स कि वो कितना छुपा हुआ काम करते होंगे। और इतना स्ट्रांग पकड़, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में संतोष के बिना कुछ नहीं होता है भाजपा में। देश के अंदर ये बहुत जगहों पे, बट इन स्टेट में तो कुछ नहीं होता संतोष के बिना। तो ये बहुत बड़े नेता हैं, मतलब संगठनात्मक संगठन मंत्री हैं वैसे तो, लेकिन बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के। ओके। ये एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं। अच्छा, ओके। मायावती किनके पास है? जी हम लोगों के पास था। हम जी लोगों जी, का ग्रुप में है, जैनब जी बोल रहे हैं अभी। ओके। हाँ हेलो। मायावती के बारे में सबको पता है? कोई ऐसे जिनको नहीं पता मायावती के बारे में? जी ओके, ठीक है, सबको पता है। ओके। हाँ, मायावती जी उत्तर प्रदेश से थी और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। है यार, उत्तर प्रदेश से है वो, ठीक है। अभी उनका कार्यकाल 2012 के बाद समाप्त हुआ। वो क्या हुआ, है तो अभी भी उत्तर अभी प्रदेश में है। वो। जी जी अभी जीवित है। और टाइगर जिंदा है। जी वो हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ। और सॉरी अभी मैं सवाल पढ़ दूं, 1 मिनट। शुभम सवाल पढ़ो, 1 सेकंड में बता रही हूँ। दो वैल्यूज कौन से हैं मायावती के? एक तो ये था कि इनका जो बहुजन समाज के लिए सशक्तिकरण के काम को करना, और उसके साथ ही साथ जो पिछड़ों का जो अगर 1 सेकंड क्लियर मैंने लिखा है, 1 मिनट। सोशल जस्टिस और रिस्पेक्ट, ये था कि जो दलित समाज है उसको न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें उनको पूरा सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके, और उनको भी मतलब उस तरह से जो मूलधारा SC ST एक्ट भी लागू किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को, दलित साथी को किसी तरह से अपशब्द भाषा या गाली दे के दे रहे तो उस पे उस मतलब उन्होंने कानून बनाया था। उसके साथ ही साथ जो इनका जो डिफाइंड वन कर 1 सेकंड यार मैंने लिखा था। हम लोगों ने काफी चर्चा करी थी ना, तो शुभम भी बोल रहे थे सब अलग अलग अलग। तो अभी ठीक है वो ना, क्या टू बोलते हैं, कोर वैल्यूज तो विश्वनाथ हो आप भी गया जोड़िए। अभी। वन क्लियर टीम गोल। हाँ, वो जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात थी, कि उसकी भी उन्हीं ने बातचीत करी थी। कहा तक कि मतलब जो दलित जो युवा है, क्योंकि मायावती के बाद ही आप लोगों ने केस जब वो पढ़ा था क्या जैनब? जी जी हम लोगों की चर्चा हुई असल में। इन लोगों के पास सवाल एक दूसरे के पास नहीं आ पाया था, हम लोगों ने बाद में देखा। फिर हाँ, उसके बाद हम केस लोगों ने पढ़ा में है केस स्टडी। में क्योंकि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कम है, और बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि कैसे बीएसपी ने ऑर्गेनाइजेशन ग्रास बिल्ड रूट किया पे था काम उसके करना बारे में। शुरू किया अपना। जी जी, कैसे है वो बताइए थोड़ा सा। क्योंकि मायावती जी काशीराम जी की बहुत बड़ी मतलब प्रशंसक थी, और उन्हीं के साथ जुड़ के अपनी राजनीति शुरू करी। जो हाशिए पे जो समुदाय था, जहाँ पे दलित होने के साथ साथ उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए कि उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया मायावती जी ने। और जहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी उसकी भी स्थापना की गई, जहाँ पे IIT और जैनब इंजीनियरिंग। जैनब जैनब, केस के बारे में बताइए, ठीक है? केस स्टडी में क्या था? यूनिवर्सिटीज केस में सॉरी नहीं है। सॉरी सॉरी वो मैं हाँ, बताने लगी ना। अपने को क्या पता है वो नहीं बताना है, अपन ने हाँ क्या हाँ पढ़ा हाँ वो सॉरी। बताना है। अभी अभी विश्वनाथ भी ऐड कर दे प्लीज। ओके। शुभम विश्वनाथ हमारे साथ दोनों साथी थे, दोनों लोग भी बोल रहे थे, प्लीज आप भी ऐड कर दीजिए।
एक्चुअली मुझे वो पढ़ के जो लग रहा है कि क्लियर टीम गोल जो है वो मतलब सोशल आइडेंटिटीज को एक ड्यूरेबल पॉलिटिकल मशीन में बदलना है। जो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पॉलिटिकल मतलब वो पीओसी में मतलब दलित लोकलिटी मतलब दलित को लेके वो दलित का जो कम्युनिटी में पूरा बूथ वाइज लेवल मतलब ग्रास रूट वाइज पूरा पॉलिटिकल पीओसी बनाना है। और जो मतलब हमें जो लगा कि ग्राउंड पे जो उन्होंने जो काम उनका है तो वो सेक्टर कोऑर्डिनेशन एक है, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था और जो है डिस्ट्रिक्ट और जोनल जो उन्होंने मतलब एक ये किया था वो है। और जो है और ठीक है, ओके। एक मतलब लास्ट उनका वाला सवाल है एक्टिविटी का, वो बता दो ना। लास्ट वाला जो है एक्टिविटी, एक सिग्नेचर एक्टिविटी क्या थे उनके? हाँ उनका ये में जो है वो एनिवर्सरी मोबिलाइजेशन जो है उनका वो बार्थ एनिवर्सरीज में उसका ही जो है तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो मायावती या फिर बसपा का अगर कहें स्ट्रक्चर, तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमको, बस ये नहीं है, उन्होंने उसको बहुत स्ट्रक्चरल में उसको डाल के दिया कि भाई हर बूथ पे एक आपका दलित नेता होगा। हर जोन में, हर संभाग में, हर जिले में एक बड़े दलित नेता हम बना के देंगे, वहां पे फॉर्म बिल्ड करेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। दूसरा ये था कि जो एनिवर्सरीज हैं, जो प्रतीक हैं, जो ऐसा बोलते हैं ना, जो ग्रेट पीपल ऑफ द कम्युनिटी हैं, उसको कैसे सम्मान मिलना चाहिए, उसका उसकी जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने लेकर आए कि कैसे वो सेलिब्रेट की जाए। तो मायावती का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ओके। उन्हीं ने दलितों के इतिहास को भी उजागर किया, जो बिल्कुल खासकर बिल्कुल जो महिलाएं थी उनको निकाल कर लेकर आए कि जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, सिर्फ सुना था। बिल्कुल। फोर्थ, टीडीए के बारे में किसके पास था? टीडीए एक्सपेरिमेंट। आई थिंक रिदा और प्रवीण का होगा शायद टीडीए। ओके, किसी को पता जी है अंकित, टीडीए राइट राइट एक्सपेरिमेंट? राइट। आई एम सॉरी, हम लोग का क्या? है। जी रिदा बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा अ, ना रिदा, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात आती है कोर वैल्यूज की जो उनके लीडर की थी, वो लीडर जो है उनका सॉलिडारिटी और इंक्लूसिविटी बहुत उनके कोर वैल्यूज ये पढ़ के लग रहा है। और जब बात आती है उनकी अगेन क्लियर टीम गोल जो उनका था, उनका टीम उनका गोल यही था कि सबको एक साथ लेकर चले वो, और कोई पीछे ना रह जाए, किसी के साथ कुछ न्याय ना हो, आई गेस। तो अगेन इंक्लूसिविटी में शायद वही बात आएगी, उनका जो टीम गोल था। तीसरी चीज, टू टू थ्री की रोल्स दैट मेक दीज वैल्यूज विजिबल ऑन द ग्राउंड। वो मेरे ख्याल से तो एक तो उन्होंने लोकल कास्ट लीडर्स को पोजीशन किया एक ब्रिज की तरह, ताकि वो सबको साथ लेके चले। उन्होंने लगातार डायलॉग रखा सबके साथ। उन्हें उन्होंने अगेन डाटा टीम्स जो है वो भी एक बनाया उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने ओके सॉरी, ये एक चीज थी जो वो डोर टू डोर भी जा रहे थे और सबके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, तो ये चीजें जो है बहुत विजिबल थी ग्राउंड पर। और अगर बात आती है कि उनकी सिग्नेचर एक्टिविटी क्या थी, तो मेरे ख्याल से तो कास्ट सेंसस कैंपेन जो उन्होंने किया था, वो मेरे ख्याल से उनका सिग्नेचर एक्टिविटी था। यस, थैंक यू रिदा। तो किसी को पता है कौन है आज जिनको पता नहीं पीडीए एक्सपेरिमेंट क्या था? किसी को आइडिया है जिनको नहीं पता था? नहीं आइडिया। कमलेश और आतिश है ना? तो
2024 में 2024 में समाजवादी पार्टी ने एक कैंपेन रन किया, इसको नाम दिया PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ये एक कैंपेन रन किया उन्होंने, मतलब कि हम लोग जो इस बार का चुनाव लड़ेंगे वो इन तीन, क्योंकि सपा को लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है, तो आखिर उन्होंने कहा कि कैसे हम PDA के अराउंड अपनी पॉलिटिक्स बिल्ड करें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। आप देखोगे उसमें कि अगर किसी जगह का कैंडिडेट, एक तो उन्होंने कहा था कि भाई 72 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, वैसे तो भाई 70-72 सीटें उनको मिली थी, हम ये मेक श्योर करेंगे कि यादव टिकट ना दे ज्यादा हम, क्योंकि यादव यादव हमको बहुत लोग बदनाम करते हैं, तो जो नॉन यादव OBC थे उनको भी टिकट दें। ठीक है, एक तो ये तय किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया कि अगर कैंडिडेट इज नॉट यादव, इट्स सपोज इट्स कुशवाहा, ठीक है, तो कैंडिडेट कुशवाहा होगा, जिला अध्यक्ष जो होंगे वो दूसरी कम्युनिटी के होंगे, और जो इलेक्शन एजेंट होंगे वो मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 3 PDA एक पिरामिड टाइप से उन्होंने हर जगह पे बनाया, एक ट्रायंगल खींचने की कोशिश की कि अगर कैंडिडेट ये हैं तो जिला अध्यक्ष ये होंगे, इलेक्शन एजेंट ये होंगे, और जो ऊपर से जाएंगे जो होल्ड कर रहे होंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो किसी और कास्ट के होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वो स्ट्रक्चर बिल्ड किया, और इससे उन्होंने क्या मेक श्योर किया कि वो मोर देन 1 कम्युनिटी, मोर देन 2 कम्युनिटीज के लीडर बन सके। तो उन्होंने अक्रॉस पार्ट, इस बार उन्होंने जो ओपन सीट्स होती हैं, है ना, जिसमें हम लोग कह रहे जनरल सीट है, ओपन सीट्स जो होती हैं उसको भी उन्होंने SC वर्ग से आने वाले साथियों को टिकट दिया, एंड दे वन दो सीट्स ऑल्सो, लाइक मेनका गांधी है ना, मेनका गांधी इस बार, मेनका गांधी ब्राह्मण है, मेनका गांधी के खिलाफ उन्होंने EBC को टिकट दिया, एंड दे वन द सीट, है ना। ऐसे करके उन्होंने, सॉरी, मेनका गांधी के अगेंस्ट दलित दलित को टिकट दिया, एंड दे वन द सीट। तो ऐसे करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया PDA करके, ताकि इंक्लूजन को हम और अच्छे से डिफाइन कर सकें, रीडिफाइनिंग इंक्लूजन। अभी विधानसभा में वापस ट्राई कर रहे हैं वो ये PDA को, पता नहीं कितना सफल होगा कितना असफल होगा, बट लोकसभा में इट वर्कड फॉर देम। जैसे आपने बड़ा एग्जांपल सुना होगा अयोध्या, तो अयोध्या से इट्स एन ओपन सीट, फैजाबाद इज एन ओपन सीट, वहां से अगेंस्ट राजपूत कैंडिडेट दे गिव अ टिकट टू पासी कैंडिडेट, पासी इज अ दलित कम्युनिटी, और वहां से उनको दिया और वो जीत के आ गए। क्योंकि इससे होता क्या है कि बिकॉज यू हैव तो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, जो बीजेपी वो अच्छे से करती है कि भाई इतना तो हमारा कोर वोट है ही, ये लोग तो हमको वोट करेंगे ही, हमने कैंडिडेट इसको दे दिया ताकि इसका भी जो वोट है हमको आ जाए, और कोर टीम तो हमको वोट करेगी ही, कोर ग्रुप जो है, सॉरी, कोई वोटर जो है वो तो ग्रुप वोट करेगा ही। तो ये एक्सपेरिमेंट। ओके, 5th पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल जिनके पास होगा। यस सर, अरविंद केजरीवाल हमारे पास थे, मैं, आमिर जी और देवांग जी। तो अरविंद केजरीवाल के हमें 2 कोर वैल्यूज नजर आए। एक तो है कि एंटी करप्टेड ट्रांसपेरेंसी उनके गवर्नेंस में चाहिए था, जो डिसीजन मेकिंग्स वो ले रहे हैं या जो सरकार चलाते हैं, और दूसरी उनकी वैल्यू थी, वो थी अकाउंटेबिलिटी, जो कि सिटीजन के, जो आम लोगों की पार्टिसिपेशन, और उन्हीं ने ही इसके परफॉर्मेंस को उन्होंने जज करना चाहिए। ऐसे उनके 2 वैल्यूज थे। उनके टीम का क्लियर गोल था, वो एथिकल प्रैक्टिसेस चाहते थे अपने सरकार में, और इसी को वो चैनलाइज करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने सिटीजन ड्राइवन गवर्नेंस चालू किया। साथ ही इन्होंने रियल आउटकम्स, हमने जो भी काम किया है सरकार ने, उसके आउटकम्स वहीं के वहीं लोगों द्वारा बताया जाए, ना कि वादों वगैरह के इस पर इनका हो। ऐसे इन्होंने अपने टीम का गोल बनाया। इसी के साथ इनकी जो वैल्यूज थी जिसपे इन्होंने ग्राउंड पे काम किया, वो थे मोहल्ला लेवल वॉलंटियर्स बनाए, जिसमें जो लोगों से ग्रीवियंस कलेक्ट करते हैं, उनके जो भी कंप्लेंट्स थी, कंप्लायंसेस थे, वो लेके आते और उनका फॉलोअप लेते। दूसरा, इन्होंने हर एक प्रोफेशंस को, अंकित जी है ना, सारे प्रोफेशनल्स को अपने टीम के साथ जोड़ा। जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, पॉलिसी बनाने वाले एक्सपर्ट्स हो गए, इन सबको पॉलिसी मेकिंग में इनके नॉलेज को यूज किया। और आखिरी इन्होंने एक रील अपने इसमें प्रैक्टिस किया, वो था लोकल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया अपने पार्टी का, जो कि फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, जो कि सिटीजन को डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इनकी सिग्नेचर एक्टिविटी जो हमें इसके से देखी, वो थी मोहल्ला सभा एंड जन संवाद मॉडल,
जो इन्होंने बनाया, जो कि रेगुलर मीटिंग्स लोगों के साथ लेना और पब्लिक ने डिसाइड करना कि इनको इसका बजट क्या होगा, ये होगा। जैसे कि इन्होंने फ्री स्कूल्स दिए हैं, मेडिकल्स दिए हैं, ऐसे टाइप के इन्होंने जो गवर्नमेंट के काम किए हैं। और ये एक्टिविटी मोहल्ला सभा और जनसंवाद से इन्होंने अपने जो भी वैल्यूज थे उसको दिखाया। थैंक यू शानवी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हम लोग की बहुत नया है, अरविंद केजरीवाल का जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल नया है, 10 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है। तो इट ऑल्सो लुक्स वेरी फ्रेश टू अस कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो जब हम जाएंगे तो देखें दिल्ली में, एटलीस्ट जो दिल्ली का उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। दिल्ली में उन्होंने एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको यूज में लाना, आरडब्ल्यूएस को यूज में लाना, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है उसको यूज में लाना, बस्ती स्तर पे कैसे काम कर सकते हो उसको यूज में लाना। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स आम आदमी पार्टी ने किए थे, टीम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे कम से कम बहुत अच्छे उनके एक्सपेरिमेंट्स तो वो हैं। तो ये थे साथियों कुछ इंटरेस्टिंग अनुभव अक्रॉस विचारधारा स्पेक्ट्रम, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस, सभी मामलों में ऐसे ऐसे कुछ केस स्टडीज जो हमें सामने पढ़ने को मिले टू अंडरस्टैंड टीम बिल्डिंग मोर। टीम बिल्डिंग को और अच्छे से समझने के लिए आई थिंक यू शुड रीड मोर अबाउट 3 people फॉर श्योर इन दिस कंट्री। 3 लोगों को हमें और पढ़ना चाहिए। कामराज उसमें से एक है, के कामराज को जरूर पढ़िए। मेरे ख्याल से ही इज अ मास्टर ऑफ वो जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर का होता है वो, उसको लेके उनको पढ़ना चाहिए। दूसरे हैं काशीराम, कैसे उन्होंने पूरा जो आंदोलन, संगठन और प्रबोधन का जो पूरा उनका मामला है, आई थिंक काशीराम से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है वो कैसे उन्होंने किया उस चीज़ को पूरा, तो उनको पढ़ना चाहिए। और थर्ड मैं कहूँगा अगर आपको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से वी एस अच्युतानंद जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के, ऑल्सो रीड अबाउट हिम। हाउ डिड ही मेक श्योर, हाउ डिड ही ब्रिंग टुगेदर लेफ्ट फ्रंट जो था एलडीएफ को साथ में लेके आना, वो सब कैसे लेके आए थे साथ में, वो कोलिशन कैसे किया। आई थिंक दीज थ्री नीड टू बी रेड। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टीम बिल्डिंग के नाम पे, टीम बिल्डिंग को लेके और इनोवेट करते हैं। तो ये सब है। देखिए एक जो बड़ा चैलेंज आएगा हमेशा, जो हमने पहले भी बात की कि टीम के लोग रहते नहीं है साथ में, है ना, वो हमेशा रहेगा। बट वही है जो मैंने एक बात की कि आपकी राजनीति को लोकेट करना, कि तरकीब, तकदीर और तकनीक में हम कहाँ लोकेट करना चाहते हैं उसको, वहाँ लोकेट करना बहुत जरूरी है। एंड रिड्यूस दियर डिपेंडेंसी ऑन यू, उनका डिपेंडेंसी रिड्यूस कीजिए अपने ऊपर। बट एंड इनहांस सेलिब्रेटिंग देम, उनको और चेरिश कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उनको चेरिश करने के वो। और उनको उनको फुल टाइम काम मत दीजिए कि आप मेरे फुल टाइम जिम्मेदारी है कि मुझे चुनाव जिताना है आपको, है ना। ये उनकी फुल टाइम जिम्मेदारी नहीं हो सकती है कि वो आपको चुनाव जिताए ही सही। टीम का मतलब ये है कि आप विचारधारा के स्तर पे सेम जगह पे हैं, भले ही शायद कुछ चीजों को लेकर असहमति हो सकती है हमारी, और वो असहमति हो सकती है हमारी, लेकिन कैसे हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए साथ में रह सकते हैं। इसलिए जब अगली बार चुनाव लड़ने जाएं तो टास्क ग्रुप के बारे में थोड़ा कम सोचें और टीम के बारे में ज्यादा सोचें, टीम कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। यस ललिता, आपका कोई सवाल है? दादा आपने बोला था ना कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है या लेफ्ट ऐसा संगठन है जहां पर वहां के कार्यकर्ता या वहां की टीम है जो पार्टी पर कम निर्भर है, फाइनेंशियली हो या किसी भी मैटर में हो, जबकि कांग्रेस या अदर पार्टीज है उन पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? पहला सवाल तो ये है। और जैसा कि टास्क टीम्स जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है उसके पास है ना, या फिर कोर टीम है, तो भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी वो टास्क टीम की तरह बिहेव कर रही है, कभी तक वो कोर टीम की तरह बिहेव कर रही है ना। क्योंकि जो जुड़ता है हमसे, अगर वो जुड़ा है तो उसका प्राइमरी थॉट ये है ना कि मैं कांग्रेस से हूँ, वो भी कांग्रेस की विचारधारा इसलिए स्टैंड कर रहे हैं। पर जो हमारे अपर जो नेता होता है, उस व्यक्ति का कोई और हो सकता है और मेरा कोई और हो सकता है, फिर भी वो विचार में वो मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए जब मैं बुला रही हूँ वो आ रहा है। पर मैं हर दिन उससे कनेक्टिविटी नहीं बना पाती, है ना, क्योंकि उनके भी अपनी निजी लाइफ है या उनका करियर है या उनके जो भी काम है। तो उन चीजों में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, है ना, और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी की तरह कैसे समझा जाए कि ये मेरी टास्क टीम है पर ये कोर टीम नहीं। जैसे कि बहुत सारी जगह में आप कभी पधारोगे चित्तौड़ तो कहोगे वो आ जाएंगे, बोले ललिता ने बुलाया चलते, ललिता ने कहा है चलते हैं ना, पर हर वक्त अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर वो चीजें कैसे होंगी? हाँ तो उसके तो अपन लास्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि देखियो
जो मैंने कहा ना कि टीम जरूरी नहीं कि हर बार आपके लिए अवेलेबल है ना, इसीलिए हम टीम का ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, टीम का रोल कैसे तय कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज वहां पे लिखा उसका मतलब यही है कि रोल तय करना। जो मैनेजमेंट में बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब यही है कि रोल्स तय करना, उनका रोल क्या है आपके लिए, वो तय करना बहुत जरूरी है। अगर वो कैंपेन का काम देख रहे हैं मेरे, तो उनका काम कम बनता है कि भाई मेरे साथ शादी में चलो और मैयत में चलो, कम काम बनता है उनका काम कैंपेन देखने का है। तो इसलिए, और मोबिलाइजेशन में अगर हम उनको, उनका काम है कि भाई उनको भीड़ लेके आनी है, तो उनका रोल वो तय होना चाहिए कि भाई आप भीड़ लेके आओगे, तो भीड़ लेने के लिए क्या, मुझे उस समाज में काम करवाने पड़ेंगे, तभी जाके जिस दिन भीड़ की जरूरत होगी तो मैं लेके आ पाऊंगा। तो वो तय होना जरूरी है। सेकंड है कि टास्क ग्रुप और वॉलंटियर बेस और कोर ग्रुप। टास्क ग्रुप का मतलब, जब ये टास्क ग्रुप गलत चीज नहीं है, ठीक है। टास्क ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक छोटे काम के लिए, भाई मान लो कि एक आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई व्यक्ति मजदूर थे, वो बाहर गए थे काम करने के लिए, उनकी डेथ हो गई, है ना। तो आपने उनका काम करवाने के 3 लोगों को बोल दिया, तो उसमें उससे हो सकता है कि एक व्यक्ति आपकी टीम का हो, 2 व्यक्ति बाहर के हों। तो वो टास्क ग्रुप है, जो उनका काम क्या है उस समय के लिए, उनकी लाश को यहाँ पे लाना, उनका अंतर क्या बोलते हैं, लास्ट राइट्स करना उनके, है ना, उनका काम ये है। तो ये टास्क ग्रुप है। हर बार आप टास्क ग्रुप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, चुनाव के लिए अलग टास्क ग्रुप क्रिएट करोगे, कोई प्रोग्राम होल्ड करना उसके लिए अलग टास्क ग्रुप होल्ड, आपकी टीम, लेकिन जो टीम होगी वो हर बार सेम होगी। फिर आप कोई मूवमेंट करोगे तो भी आपकी टीम ही होगी, आप कोई प्रोग्राम होल्ड करोगे फिर भी आपकी टीम ही होगी, आप चुनाव लड़ने जाओगे तो भी आपकी टीम ही होगी। 4 से 5 लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। अलग अलग काम के लिए आप लोग ला सकते हो, टास्क ग्रुप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बट मेक श्योर कि आपके पास टीम है या नहीं। हर बार अगर अलग अलग लोग होंगे हर काम के लिए तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, ये जरूरी चीज़ है। और तीसरी चीज जो आपने सबसे पहले पूछा था कि कांग्रेस या ऐसे सोशलिस्ट पार्टीज के पास क्यों डिपेंडेंसी वाले लोग ज्यादा हैं और उनके पास कम क्यों है। सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा है या बसपा है या जो लेफ्ट पार्टीज है वो कैडर बेस्ड पार्टीज है ना। कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि वो कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं पार्टी से, है ना। और एक सेकेंड जरा, ना तो क्योंकि उस पे जो लोग जुड़ते हैं कैडर के रूप में, वो कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं और उसके साथ में कार्यकर्ता है, मतलब दे आर नॉट फुल टाइम पॉलिटिशियन, मेक श्योर दिमाग में रखिए, दे नॉट फुल टाइम पॉलिटिशियन, दे कम, दे कंट्रीब्यूट, दे गो। जैसे केरला आप जाओगे, केरला में यू विल सी स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, सरकारी नौकरी करने वाले, बैंक क्लर्क्स, वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबके पास पॉलिटिकल एफिलिएशन है। दे कम, दे कंट्रीब्यूट, दे गो। वो आते हैं, वो काम करते हैं और जाते हैं, सब काम करते हैं अपना, ऐसे में कोई नहीं जो काम नहीं करते। सेम भाजपा में भी है। जब आप मतलब शायद हर जगह नहीं होगा, बहुत लोग, अब क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, 1 करोड़ 2 करोड़ मेंबर है उसके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो आते हैं, अपना काम करते हैं, देन दे गो। तो अपना सोर्स ऑफ इनकम सेट रखते हैं। तो इसलिए ऐसा है, एक तो कैडर बेस्ड पार्टी है, दूसरी जो कार्यकर्ताओं के साथ एंगेजमेंट है पार्टी का वो थोड़ा अलग होता है इनके मुकाबले, जो कांग्रेस है, सोशलिस्ट पार्टीज है, समाजवादी, आरजेडी, इनके मुकाबले। और तीसरा है कि जो राजनीतिक पावर किसके पास कितना है ना। जब आप सत्ता में होते हो तो आपके पास संसाधन होते हैं लोगों के पास डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, है ना। तो लोग उससे फिर उससे फर्क पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उनके पास पावर नहीं है बहुत लंबे समय से, आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस, बहुत जगहों पे इनके पास बहुत लंबे समय से पावर नहीं है, तो इसलिए भी ऐसे डिपेंडेंसी का मसला आता है। खैर, तो मुझे थोड़ा निकलना है अभी एक जगह पे, तो यहाँ मैं यहीं तक आपके साथ रह पाऊंगा। कोई सवाल हो आपका, कोई दुविधा हो आपकी, कोई टेंशन हो आपकी, तो आप सबके पास नंबर होगा मेरा, है ना। भले ही आपको ग्रुप वगैरह में शायद ना हो मैं, लेकिन नंबर होगा आपके पास। तो डू रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बट डू रीड अबाउट जो द लीडर जो मैंने बताया है उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, इनके बारे में। तो ओके, टेक केयर, मिलते हैं फिर जल्द ही कभी फिर से। अभी के लिए तो 2-3 महीने अप्रैल में दादा आप वैसे भी आओगे ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू, है ना। ललिता टिकट बुक कर दे ललिता। हाँ, मेरा टिकट ललिता टिकट स्पॉन्सर बुक कर कर। देना मेरा यार, है ना। ललिता बाकी रोशन, ऑल द बेस्ट आपको चुनाव के लिए। शायद 7 फरवरी को रोशन का इलेक्शन होगा जिला पंचायत का, तो उसके लिए आप ऑल द टिकट बेस्ट। हाँ सर। दो दिन आगे गया हो। हाँ, थैंक यू अंकित भाई, टिकट थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम।
भाई मयंक तीनों का की टिकट वाला कुछ मामला है, उसको बोल लेने दो यार, तब से टिकट टिकट कर रहा है। अरे मैं वो चक्काना टिकट बुक काफी तीनों हो गए। तो ठीक है, ठीक है, और अब बढ़िया चलो आज का ठीक है। थैंक यू अंकित। चलो, ओके साथियों, बाय। अलीनो आपको थैंक यू, सेलिब्रेशन के लिए बाय बाय थैंक यू अली भाई। अंकित, देते हैं आप बाय। लोग, है ना? चलो थैंक बाय, टेक यू। केयर, बाय 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 बाय। रा। बाय। बाय। थैंक यू अंकित। बाकी बाकी लोग रुको, थोड़ा। अच्छा, ठीक ठीक। जी। तो साथियों अभी मैं एक पोल शेयर करूंगी। आप इसके अंदर 5-10। मोनू क्या कॉल करना है? हाँ, बता। तो साथियों चेक करेंगी कि पोल आ गया। हो गया, वोट कर दिया अलीनो, थैंक यू। कर दिया वोट। ललिता वोट कर रहे हैं। कर दिया, कर दिया। ललिता को फिक्र है, ललिता ने वोट किया कि नहीं किया। कुल सखी जी से हमारी मांग है, वोट करें। मैं अरे कर चुकी हूँ। सभी लोग कहाँ चला गया? हम 20 लोग था। 18। लोगों को लगा होगा खत्म होगी वर्कशॉप। ठीक हो गया सब। यस। ए ललिता, सबको बुला के लाओ। ठीक है, थोड़ा और रुकती है। तबीयत तो तेरी खराब ही है मुझे लग रहा है। अरे रोशन, तेरे को कोई मदद चाहिए तो बोल भाई। मुझे R3 का डेट बता दो कब है तो। हम लोग सब लोग आते हैं रोशन भाई। अरे हाँ तो 11 अप्रैल रोशन भाई, 11 अप्रैल से 22 अप्रैल। अच्छा 11 तो अप्रैल, हाँ हाँ, 11 फिक्स से फिक्स 22। 22, हाँ। इधर जाने की बजाय आप ही की तरफ आ जाते हैं सब लोग। 11 अप्रैल टू 22 अप्रैल। ललिता, ये तेरे से मैं नहीं डरता। परितोष का कुछ खबर है आप लोग? परितोष, अभिषेक। तो मयंक परितोष अभिषेक कहाँ है? परितोष कहाँ है? आपका वो सीसी बहुत में है ना? बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं दोनों। परितोष सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो लाइक करता है। रात को उसका फोन आता है 11:30-12 बजे। ब्रदर माहौल मिस यू रंगीन। ब्रदर। अरे रे 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 रे। ललिता, तेरे से कोई नहीं डरता। ललिता कुछ भी बात मत कर, जो वहां अलीनो, आके झगड़े हो जाएंगे। हमारा जो वो सोशल मीडिया का सेशन हुआ था, उसमें हम सब ने अलग अलग, किसी ने इंस्टाग्राम पे गया था, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे। तो वी वर टोल्ड कि जो भी उसके नोट्स हैं या जो एक PDF शीट है वो शेयर करने वाले थे, तो वो अभी तक शेयर नहीं करी है। ठीक है, मैं फॉलो अप करेंगी। तो आने के दिन में हम एक और क्लिनिक्स करेंगे। वो सोशल मीडिया में क्लिनिक करेंगे, तो इससे थोड़ा अलग होगा क्लिनिक। तो उसके ऊपर होगा। तो बिफोर द सेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्री रीड है, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। तो तो लीनो फिर पक्का है, फिर हम लोग टिकट कराएं अप्रैल में। अप्रैल ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं नहीं, वो अभी। डेट आगे ना बढ़े ना, कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। फिर मेरा हाँ, मई में एग्जाम हो जाएगा ना, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे अभी 10। जैनब। ठीक है, तो हाँ, तो जो भी R3 का पूरा नहीं ज्वाइन करेंगे वो शायद सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। जैनब, खास करके आप। नहीं, मैंने इस बार 8 तारीख से छुट्टी ले रखी है, 24 तारीख तक की। ठीक है, ठीक है, एग्जाम तो आने चाहिए। 10 में बुक कर लीजिए, कन्नूर में, कन्नूर केरला। ठीक है। बोलो कन्नड़। कमलेश भाई। इलेक्शंस होंगे यार, कैसे आएंगे हम लोग? ललिता, तेरा एग्जाम। चलो सब जी, बढ़िया। हम क्षमा पिछले नियरेस्ट क्षमा आ रही है एयरपोर्ट ना? क्या है अम्मा? इलेक्शंस होंगे यार अप्रैल में। हो गया कहाँ, जो ले लो। क्षमा नहीं आ रही है। अरे ऐसे बहुत लोग हैं थोड़ा जो नहीं आ पोस्टपोन रहे। कर लो। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य वेस्ट प्रदेश, बंगाल, नियरेस्ट झारखंड, एयरपोर्ट क्या है वेस्ट वेस्ट अम्मा? बंगाल, बंगाल, नियरेस्ट एयरपोर्ट। राजस्थान, चुनाव छोटे थे यार, महाराष्ट्र, सर्टिफिकेट नहीं सब मिलेगा। जगह चुनाव कोई है। भी नहीं आएगा तो ललिता को तो वह जंग सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, हम मिलेगा। आ जाएंगे। ठीक है साथियों। जैनब तो आ अलीनो रही है, आ अलीनो रही है। अलीनो अलीनो
हेलो। जी जी, लास्ट सुनने से लेंगे। हाँ, वो जो पार्लियामेंट के बाहर उबेर भाई के मोबाइल में फोटो निकाले थे वो अभी तक मिले नहीं यस है। यस, नहीं वो मिला वाली है। फोटो नहीं आई है। हाँ, ये उबेर फोटो भिजवा दीजिए। कृपया करके उबेर भाई को एक बार मीटिंग में ज्वाइन हाँ, करवाया नहीं जाए। नहीं, हम भी उबेर करेंगे भाई को उबेर मैंने से। कई उबेर से मैसेज पहले किया, वो उबेर फोटो भाई को चाहिए मैंने था। कई रुक मैसेज जाए, किया। अभी भेजे। क्योंकि ठीक है 26 सर, जनवरी एक मिनट देखिए प्लीज हमारा रिचल, आई 26 विल वो जनवरी की कोर्ट मीटिंग में मैं उनको अध्यक्ष का बोलने वाला है। था। हमें कोर्ट ठीक है। अध्यक्ष वो को एक काम सरप्राइज है आज। असाइन करो, हमें वो हम सबके सरप्राइज है बिहाफ इसे पे आज बोलेंगे। ऐसे लगा था। कितना तो उबेर साथियों भाई बस देख रहे कितना धैर्य है इन लोगों में। 26 एक जनवरी मिनट। को 26 बाय जनवरी बाय को लिनो। मैं मीटिंग में बोलने वाला था उबेर भाई को कि भैया फोटो भेज दीजिए। हमने कहा रहने तो नहीं भेजते हैं। हाँ शोएब, मुझे मैं उसके बताइए कन्नूर के पास कौन सा एयरपोर्ट है? वो कन्नूर गूगल का खुद बाबा से थोड़ा एयरपोर्ट है। पूछ लेना। सानवी सानवी एयरपोर्ट है जी, कन्नूर में। सानवी अगर तुम ये इस बार नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सानवी साथियों, सानवी कन्नूर तो एयरपोर्ट है। निखिल यस यस यस। एक मिनट। तो पूरा डिटेल्स हम शेयर कर देंगे, ईमेल्स में भी और ग्रुप्स में भी। ठीक है। तो कुछ भी सवाल है उसके बाद शेयर करने के बाद तो आप रीच आउट कर सकते हैं, मैं दीपांशु या अनुपमा को। और आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस है, वो भी बाद में बताएंगे। तो फिलहाल अभी वो पहले के फोटो दे देना, बाद में बाकी सरप्राइज हम हाँ झेल लेंगे। हाँ, वो सरप्राइज झेल लेंगे। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल अलविदा। और नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन के लिए, सॉरी, क्लिनिक होंगी, उसके ऊपर भी डिटेल्स भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, ओके, लीनो जी, चलो। आई थैंक यू एम लिनो। देयर इन दिल्ली ऑन बाय बाय। 9th and 10th। ओके, बाय बाय, गुड अलीनो, नाइट। अगर थैंक यू। आपके पास टाइम हो तो आप मुझे कॉल करें। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, I'll do it. Thank you सिर्फ so लिनो अलीनो much. नहीं कॉल करना, करे, हम लिनो लोग कॉल कॉल मत ना करें। करना। हाँ, लिनो कॉल कॉल ना मत करे। करना लिनो, कॉल वो ना अरे करे। थोड़े दिन के लिए तो आ जा यार, लिनो पूरा कॉल ना मत, करे। एटलीस्ट एंड का तो आ जा। क्षमा क्षमा क्षमा। कैसे रिलेक्शन होंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे। 3-4 दिन के लिए तो आ जा यार, मैं आखिरी। क्षमा कर रही हूँ, या तो पहले हो जाए बाद में। समाप्ति है, बता दिएगा हम लोग को कब आना समाप्ति है। सुनिए, मैं बता सुनिए सॉरी समाप्ति अगर गर्ल्स, इलेक्शन। मैं एंड कर रही हूँ, मुझे भी खाना पकाना है अभी। गुड नाइट, गुड नाइट। खाने के लिए आना मैं होगा। आपस में बात कर लेना। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय Thank you so much. बाय।